हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू मगन पीवी कॉलेज शामली से आज आपको पढ़ा रही हूँ ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर जे.एम. कीन्स और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इन्होंने मंदी, जो विश्व में पूरे विश्वव्यापी मंदी 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी आई थी, उसको दूर करने के लिए इसमें इन्होंने रोज़गार और आय के स्तर निर्धारण के लिए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे हम एक सामान्य सिद्धांत कहते हैं। इस सामान्य सिद्धांत में ही ब्याज की दर का निर्धारण भी रोज़गार के निर्धारण के साथ ही हो जाता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो कीन्स का रोज़गार का सिद्धांत है, उसी का एक भाग है, एक अंग है ब्याज निर्धारण का सिद्धांत। इसको हम ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि कीन्स ने ये बताया कि ब्याज प्रत्येक व्यक्ति इसलिए चाहता है क्योंकि वह हर व्यक्ति अपनी बचत को, अपने द्रव्य को, मुद्रा को अपने पास तरल रूप में रखना चाहता है। चूँकि तरलता का परित्याग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए उस तरलता के परित्याग के पारितोषिक के रूप में जो कुछ उसे प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं ब्याज। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत में मौद्रिक पक्ष पर ही ज़्यादा बल कीन्स के द्वारा दिया गया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कीन्स के अनुसार ब्याज द्रव्य को संचय न करने का पुरस्कार है। अब कीन्स के सिद्धांत को पढ़ने के लिए हम इस सिद्धांत के दो भाग जानेंगे। पहला द्रव्य का मांग पक्ष और दूसरा द्रव्य का पूर्ति पक्ष। तो पहला पक्ष ले लेते हैं, द्रव्य का मांग पक्ष। द्रव्य के मांग को क्यों किया जाता है, यानी द्रव्य के मांग के तीन उद्देश्य होते हैं, और वो तीन उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है कार्य संपादन उद्देश्य, दूसरा आकस्मिक उद्देश्य और तीसरा सट्टा उद्देश्य। कार्य संपादन उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए द्रव्य को अपने पास तरल रूप में अवश्य रखना चाहता है। तो इस उद्देश्य के लिए तरल रूप में की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है उपभोक्ता की आय पर। यानी एक व्यक्ति की आय यदि अधिक होती है तो वह कार्य संपादन उद्देश्य के लिए मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग भी अधिक करता है, और यदि उसकी आय कम होती है तो वह कार्य संपादन के लिए अपनी आय का कम भाग तरल रूप में रखने के लिए मांगता है। दूसरा उद्देश्य है आकस्मिक उद्देश्य। आकस्मिक उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन में कब क्या हो जाए इसका पता नहीं होता। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई महामारी आ जाए, कोई घर में उत्सव आ जाए, तो आकस्मिक कार्यों के लिए हर व्यक्ति अपने पास द्रव्य को तरल रूप में रखना चाहता है। यह भी आय पर निर्भर करती है। आकस्मिक उद्देश्य के लिए मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग, अर्थात यदि आय अधिक होती है तो मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग अधिक होती है, और आय कम होती है तो मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग आकस्मिक उद्देश्य के लिए भी कम होती है। हम अब तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं, सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति भविष्य में लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा से भी द्रव्य को अपने पास तरल रूप में रखने की मांग करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की तरल रूप में रखने की मांग निर्भर करती है ब्याज की दर पर। यानी ब्याज की दर ऊंची होती है तो मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग कम की जाती है, और ब्याज की दर नीची होती है तो मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग अधिक की जाती है। यहाँ पर हमने सूत्र रूप में, आप देखिए, ये दिखाया है
एल यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग। तो मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग को हमने दो भागों में बांटा है, LT और LS। LT निर्भर करता है Y यानी कि आय की मात्रा पर, आय पर, यानी LT में हम दो उद्देश्य ले रहे हैं, पहला कार्य संपादन उद्देश्य और दूसरा आकस्मिक उद्देश्य। दूसरा समीकरण है, इसमें हमने LS दिखाया है। LS का मतलब है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग। ये फलन है ब्याज की दर का, जिसको हमने I से प्रदर्शित किया है। तो LS इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो इस तरह से L यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस किन का फलन हुई, किस पर निर्भर करेगी, Y और I यानी आय और ब्याज की दर पर। अब ये हुई मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग। अब इस सिद्धांत का दूसरा पक्ष ले लेते हैं, द्रव्य की पूर्ति। तो द्रव्य की पूर्ति आप सबको मालूम है सरकार के द्वारा की जाती है और यह एक समय विशेष में स्थिर रहती है। अब हम चित्र रूप में यदि इस सिद्धांत की व्याख्या करें तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग रेखा। ये आप देख रहे हैं, मांग रेखा बनाई है। एक्स अक्ष पर हमने लिया है द्रव्य को तरल रूप में रखने की मांग को और वाई अक्ष पर लिया है ब्याज की दर को। अब ये मांग रेखा ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं नीचे को गिरती हुई है, लेकिन आप इसमें एक बात देख पा रहे हैं, ये रेखा ए बिंदु के पश्चात एक्स अक्ष के समानांतर हो गई है। तो एक्स अक्ष के समानांतर होने का मतलब क्या है कि यदि ब्याज की दर OR1 से नीचे होती है तो कोई भी व्यक्ति उधार देने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि सारी की सारी मुद्रा को अपने पास तरल रूप में रखना चाहेंगे। इसी को तरलता जाल कीन्स के द्वारा क्या कहा गया है, तरलता जाल। तो तरलता जाल का अर्थ आप समझ गए। एक बिंदु से कम यदि ब्याज की दर होती है तो कोई भी व्यक्ति अपनी मुद्रा को तरल रूप में रखने का परित्याग नहीं करना चाहता और इस ब्याज की दर के नीचे वाला जो भाग होता है वो उसी को कीन्स कहते हैं, तरलता जाल। और यहाँ पर आप देखिए ए पॉइंट है, जो आपका ये ए पॉइंट यहाँ पर है, इसके बाद ये रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो गई है। और आपने ऊपर भी देखा है, ये यदि OR यानी ब्याज की दर बढ़ जाती है, OR हो जाती है, तो द्रव्य को तरल रूप में रखने की मांग ON हो जाती है, यानी कम हो जाती है। अर्थात ब्याज की दर ऊंची होगी तो मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग कम की जाएगी और ब्याज की दर नीची होगी तो मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग अधिक की जाएगी। तो ये बात हुई मुद्रा के मांग पक्ष की। अब हम चलते हैं पूर्ति पक्ष को देखते हैं। पूर्ति रेखा यहाँ पर हमने बनाई है, एक्स अक्ष पर लिया है द्रव्य की पूर्ति को और वाई अक्ष पर लिया है ब्याज की दर को। तो द्रव्य की पूर्ति अभी मैंने आपको बताया था, द्रव्य की पूर्ति एक समय विशेष में स्थिर रहती है, इसलिए ये जो पूर्ति रेखा है SS रेखा, ये कैसी है, वाई अक्ष के समानांतर, जो कि ये प्रदर्शित कर रही है कि ब्याज की दर चाहे OR हो तब भी द्रव्य की पूर्ति OS की जाएगी और ब्याज की दर चाहे OR1 हो तब भी द्रव्य की पूर्ति OS ही रहेगी। यानी ब्याज की दर घटने अथवा बढ़ने का कोई प्रभाव द्रव्य की पूर्ति पर नहीं पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। आगे हम अब चलेंगे ब्याज की दर निर्धारण पर। तो ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ पर होता है, जहाँ पर द्रव्य की मांग रेखा
और द्रव्य की पूर्ति रेखा, ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। तो इस चित्र में द्रव्य की मांग रेखा आप देखिए, ये है डी रेखा से प्रदर्शित है और पूर्ति रेखा एस रेखा से प्रदर्शित है। दोनों ने एक दूसरे को काटा है ई बिंदु पर, इसलिए ब्याज की दर कितनी निर्धारित हुई है, ओ आर के बराबर। अब इस चित्र में हमने ये आपको बढ़ी हुई मांग रेखा भी दिखाई है। मांग रेखा में विवर्तन भी हो सकता है, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है D1 रेखा के द्वारा। D1 डी रेखा ये दिखा रही है मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग में होने वाले परिवर्तन को। तो यदि आय का स्तर बढ़ता है तो ये रेखा आगे की ओर विवर्तित हो सकती है, D से D1 हो सकती है, और ऐसी स्थिति में ये पूर्ति रेखा E1 बिंदु पर काट रही है पूर्ति रेखा को, इसलिए नई ब्याज की दर जो निर्धारित होती है वो होती है OR1। तो इस तरह से ब्याज की दर का निर्धारण हमने समझा। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि कीन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर मुद्रा को तरल रूप में रखने की मांग और मुद्रा की जाने वाली पूर्ति ये दोनों बराबर हो जाती हैं। तो ये था कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत। मेरे हिसाब से आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। ठीक है बच्चों, बाय। अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं। इसकी आलोचना भी मैं अगला सिद्धांत जब आपको बताऊंगी तो साथ ही साथ पहले उस सिद्धांत अगला पढ़ने से पहले हम इस सिद्धांत की आलोचना भी तभी पढ़ लेंगे। थैंक यू।